हेलो एवरीवन। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, अपना लास्ट सॉलिड हो गया था, सॉल्यूशन हो गया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री वाले टॉपिक को। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में बेसिकली तीन चीज़ें पढ़नी है। एक तो पढ़ना है अधिशोषण, ठीक है, एड्जॉर्प्शन, दूसरा है कोलाइडल और तीसरा है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट देखो, आप इनऑर्गेनिक वगैरह में पढ़ते आओगे तो कैटलिस्ट अपन थोड़ा अवॉइड करेंगे। आप जनरली कैटलिस्ट पढ़ लेना, उसके ऊपर क्वेश्चन कम भी आते हैं। ठीक है, टाइम मिला तो देखेंगे। अदरवाइज मैं दो मेनली टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, अधिशोषण और एक कोलाइडल, दो चीज पढ़ाने वाला अपन। ठीक है, अपन आज स्टार्ट करते हैं अधिशोषण। दो यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह का कुछ क्राइटेरिया रहेगा, मैं बोल दूंगा लिखाऊंगा नहीं, मैं बोल दूंगा लिखाऊंगा नहीं, या शॉर्ट पॉइंट बनाते हुए चलूंगा। ठीक है बात, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक दे रखा है, अपना टॉपिक का नाम है सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन। ठीक है, कोई भी अगर सरफेस केमिस्ट्री का या कोई भी सरफेस फिनोमिना होता है तो उसका कारण क्या होता है, कोई भी पृष्ठीय परिघटना होती है तो उसका कारण क्या है। सुने बात को, अगर ये जैसे कोई आपके पास मैटर है, मतलब द्रव्य है, तो इसमें दो टाइप के पार्टिकल होते हैं। इसमें दो टाइप के पार्टिकल होते हैं। कैसे, सुने कैसे। एक तो पार्टिकल है ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्टिकल ले लो। इस पार्टिकल को जो है वो अपन पृष्ठीय अणु या फिर सरफेस मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है बात, पृष्ठीय अणु बोलो या सरफेस मॉलिक्यूल बोलो। ठीक है, और दूसरा अणु जो है वो ये वाला है, इसको बल्क मॉलिक्यूल या फिर स्थूल अणु बोलते हैं। बल्क मॉलिक्यूल या फिर क्या बोलते हैं, स्थूल अणु। इस बल्क मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लगता है, इधर इधर, ये इधर और ये इधर, मतलब बैलेंस्ड फोर्स लगता है। कैसा फोर्स लगता है, बैलेंस, संतुलित फोर्स लगता है, संतुलित बल लगेगा। ठीक है बात, यहां पे जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो ये इधर लगेगा, ये इधर लगेगा और ये वाला इधर लगेगा, मतलब असंतुलित बल लगता है। कौन सा फोर्स लगेगा, असंतुलित बल। तो अगर अपन से पूछा जाए कि, सुनना बात को, सेकेंड नंबर सुने, इस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है, अगर ऊर्जा की बात करूं तो सरफेस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बल्क मॉलिक्यूल के। तभी तो वो ऊपर पहुंचा है, किसी को धक्का मार के पहुंचा होगा। अगर ये किसी को धक्का मार के ऊपर पहुंचा है, इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो सरफेस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वो बल्क मॉलिक्यूल से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो सरफेस पे कोई भी परिघटना होती है, सरफेस पर कोई भी परिघटना होती है तो उसका मेन रीजन जो रहता है वो सरफेस के अणु पर, पृष्ठीय अणु पर लगने वाला असंतुलित बल है। कौन सा बल है, असंतुलित बल है। इस असंतुलित बल के कारण ही पृष्ठीय परिघटनाएं होती है। तो अपना पहला टॉपिक हो जाएगा पृष्ठीय परिघटना का कारण क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा पृष्ठीय अणु पर लगने वाला असंतुलित बल है, यह पृष्ठीय परिघटना का कारण है। ठीक है, चलो अब अपन अपने सबसे पहले बात करते हैं अधिशोषण की। मैं डेफिनेशन बोलता जाऊंगा, आपको मॉड्यूल वगैरह में लिखे हुए मिलेंगे सब। एड्जॉर्प्शन, ठीक है, क्या होता है एड्जॉर्प्शन। जब कोई गैस ले लो, जब कोई गैस या कोई भी सब्सटेंस, मैं एक गैस के लिए बात कर रहा हूं, या कोई भी द्रव्य ले लो, जब कोई पदार्थ किसी ठोस या द्रव की सतह के संपर्क में आता है, जब कोई पदार्थ ठोस या द्रव की सतह के संपर्क में आता है या ठोस या द्रव के संपर्क में आता है, तो उसका स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ पर जमा होने की प्रवृत्ति को, जमा होने की घटना को क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं, एड्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है,
किसी पदार्थ का ठोस या द्रव की सतह पर जमा होने की परिघटना को अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, मैंने ये बोला है कि जब कोई पदार्थ ठोस या द्रव के संपर्क में आता है तो स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ की सतह पर जमा होने की परिघटना को अपन क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं, एड्जॉर्प्शन कहते हैं। दो चीजें होती है। नेक्स्ट मैं छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं। अधिशोषक एवं अधिशोष्य, अधिशोषक एवं अधिशोष्य, एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट एंड अधिशोषक एवं अधिशोष्य। ठीक है, सुने सिंपल सा है, जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है, जिसकी सतह पर, दो सरफेस पे ही होगा, जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है उसे तो अपन क्या बोले? जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है उसे तो बोलते हैं अधिशोषक, एड्सॉर्बेंट। और जिसका अधिशोषण होता है, जिसका अधिशोषण होता है उसे अपन क्या बोलेंगे? अधिशोष्य। एक सिंपल से डायग्राम फॉर्मेट में अगर अपन बात करें तो ये लो, ये तो होगा क्या? अधिशोषक। और जो पदार्थ आके यहां पे ये इस टाइप से क्या हो रहा है? अधिशोषित हो रहा है, उसे अपन क्या बोलेंगे? अधिशोष्य। ये ब्लैक वाला क्या है? अधिशोष्य। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो अधिशोषक अधिशोष्य समझ में आया, अधिशोषण क्या होता समझ में आया। ठीक है, चले आगे बात करते हैं। अधिधारण, छोटी छोटी डेफिनेशन है, ध्यान रखनी है आपको। अधिधारण, ऑक्लूजन। ऑक्लूजन किसे बोलते हैं? जब किसी गैस का ठोस की सतह पर अधिशोषण हो, गैस का ठोस की सतह पर अधिशोषण होता है, गैस का ठोस की सतह पर अधिशोषण होता है तो उसे अधिशोषण कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल, हाइड्रोजन का पैलेडियम की सतह पर अधिशोषण। हाइड्रोजन स्टोरेज मीडिया बोलते हैं पैलेडियम को, क्योंकि पैलेडियम का एक वॉल्यूम जो होता है वो लगभग 900 वॉल्यूम हाइड्रोजन का क्या करता है? अधिशोषण करता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में अधिशोषण करता है, इसलिए इसे हाइड्रोजन स्टोरेज मीडिया, हाइड्रोजन स्टोरेज बैटरी भी बोलते हैं पैलेडियम को। ठीक है, तो मैंने ये बोल दिया, देखो किसी पदार्थ का होता है ठोस या द्रव पे तो अधिशोषण, गैस का ठोस की सतह पर अधिशोषण होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? अधिधारण बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल समझो कि अधिशोषण के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, समझ से जाना बात को। एग्जाम्पल ऑफ एड्जॉर्प्शन, अधिशोषण के उदाहरण। अब उदाहरण समझते जाना। ठीक है, समझो बात। अगर एक रूम लेते हो आप, एक रूम लिया और उस रूम में एक मैं अधिशोषक रख देता हूं, जैसे चारकोल होता है, चारकोल जो होता है वो अधिशोषक होता है। रूम में गैसें होती तो गैस से क्या होगा? चारकोल की सतह पर अधिशोषित हो जाएगी। अब वो गैस है तब तक प्रेशर है, अगर रूम में प्रेशर है तो वो गैस है तब तक की प्रेशर है। मैंने चारकोल रख दिया तो चारकोल तो गैस की सतह पर अधिशोषित हो गई, उस चारकोल को मैंने रूम से वापस बाहर रख दिया, तो अब रूम में क्या हो गई? गैसें है ही नहीं, क्योंकि सारी गैसें कहाँ चली गई? अधिशोषित हो गई। और अधिशोषित पदार्थ को मैंने क्या रख दिया? बाहर रख दिया। तो अब गैस है ही नहीं रूम के अंदर, तो क्या होगा? निर्वात, प्रेशर जीरो, निर्वात कायम करना। तो अगर किसी रूम के अंदर मैं चारकोल रख देता हूं तो चारकोल गैसों को क्या कर लेता है? अधिशोषित कर लेता है। अगर चारकोल गैसों को अधिशोषित कर लेता है तो निर्वात उत्पन्न हो जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है? अधिशोषण का।
किसका एग्जाम्पल है? अधिशोषण का। तो पहला एग्जाम्पल हो जाएगा, किसी कमरे में चारकोल द्वारा गैसों का अधिशोषण। दूसरा, अगर मैं कोई शर्करा विलयन लेता हूं, शर्करा विलयन में अगर अशुद्धि होती है तो शर्करा का विलयन जो होता है वो लाइट येलो कलर का होता है। किसका होता है? लाइट येलो कलर का, हल्का पीले रंग का होगा। शर्करा का अगर अशुद्ध विलयन है, एक तरीके से अशुद्ध शर्करा है, उसके अंदर कुछ इंप्योरिटी है, तो मैंने क्या किया, उस विलयन को एक चारकोल से पास करवाया। चारकोल से क्या करवाया? पास करवाया। चारकोल क्या होता है? चारकोल होता है अधिशोषक, जो अपनी सतह पर क्या कर देता है? अधिशोषण करवाता है। तो इंप्योरिटी जो होगी वो उसकी सतह पर क्या हो जाएगी? अधिशोषित। सॉल्यूशन इधर से बाहर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन येलो कलर का किसकी वजह से था? इंप्योरिटी की वजह से। इंप्योरिटी चारकोल की सतह पर क्या होगी? अधिशोषित होगी। तो अब सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। तो शर्करा विलयन को चारकोल से गुजारने पर विलयन रंगहीन होना, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? विलयन का जो कलरलेस होना है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन। और एग्जाम्पल देखें, अगर अपन और एग्जाम्पल की बात करें तो देखो और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, कि जब किसी एक डाई होती है, डाई रंजक जो होता है, रंजक का विलयन लेते हो तो कलर होता है। रंजक डाई का मतलब कलर होगा। कलर किसकी वजह से होता है? छोटे छोटे पार्टिकल की वजह से। अगर उसको जंतु चारकोल से अगर आप पास करवा देते हो तो विलयन कैसा हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। उसका रीजन क्या? डाई के जो पार्टिकल होंगे वो चारकोल की सतह पर क्या हो जाएंगे? अधिशोषित हो जाएंगे। तो जब किसी रंजक को चारकोल से गुजारा जाता है तो विलयन रंगहीन हो जाता है। ठीक है, विलयन कैसा हो जाता है? रंगहीन। ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन। और फोर्थ नंबर एग्जाम्पल, जब आर्द्र वायु को सिलिका जेल द्वारा पास करवाया जाता है। आर्द्र वायु का मतलब जिसके अंदर ह्यूमिडिटी होगी, पानी होगी। आर्द्र वायु को सिलिका जेल से अगर पास करवाते हैं, गुजारने पर जल वाष्प जो है वो कहाँ? जल वाष्प अधिशोषित हो जाती है सिलिका जेल पर। अधिशोषित हो जाती है सिलिका जेल पर। तो चार एग्जाम्पल है एडजॉर्प्शन के। क्या? कि अगर या तो मैं किसी रूम के अंदर चारकोल रख देता हूं तो वो सारी गैसों को अधिशोषित कर लेता है और निर्वात उत्पन्न करता है। दूसरा, शर्करा का विलयन येलो कलर का होता है अगर वो इम्प्योर शर्करा है तो। इम्प्योर शर्करा के अगर जलीय विलयन को अगर आप चारकोल से पास करवाते हो तो इम्प्योरिटी क्या हो जाती है? अधिशोषित हो जाती है, जिससे विलयन कैसा होता है? कलरलेस। सिमिलर वे में किसी डाई के सॉल्यूशन को अगर अपन पास करवाए चारकोल से तो डाई कैसी हो जाती है? कलरलेस, क्योंकि जो कलर डेवलप करने वाले पार्टिकल है उनका क्या हो जाता है? अधिशोषण। और लास्ट, आर्द्र वायु को अगर मैं सिलिका जेल से गुजारता हूं तो जल वाष्प क्या हो जाती है? सिलिका जेल पर अधिशोषित हो जाती है। तो अधिशोषण समझ में आया? अधिशोषण होता क्या है? तो मैंने पहला पॉइंट आपको यह समझाया कि अधिशोषण या कोई भी पृष्ठीय फिनोमिना होता है, कोई भी पृष्ठीय परिघटना होती है तो उसका कारण क्या है? पृष्ठीय परिघटना का प्रमुख कारण जो है वो पृष्ठीय अणु पर लगने वाला असंतुलित बल है। सेकंड अपन ने पढ़ा अधिशोषण क्या होता है? किसी ठोस या द्रव की सतह पर किसी पदार्थ जब इसके कांटेक्ट में आता है, जब किसी ठोस या द्रव की सतह पर कोई पदार्थ इसके संपर्क में आता है तो स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ पर उसकी सांद्रता बढ़ने की परिघटना को अपन क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं।
अधिशोषक और अधिशोष्य क्या होता है? अधिशोषक जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक कहते हैं, और जिसका अधिशोषण हुआ है उसे अधिशोष्य कहते हैं। अधिधारण क्या? किसी गैस का ठोस की सतह पर अधिशोषण होना क्या होता है? अधिधारण होता है, ओक्लूजन। ठीक है, और एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन। बात क्लियर है यहां तक? चलो आगे बात करते हैं। आगे अपन अगर बात करें तो है अधिशोषण एवं अवशोषण में, अधिशोषण वो अवशोषण में अंतर। मैं पहले 3 चीजें बता रहा हूं, वो समझे। तीन चीजें होती है। एक तो होता है अधिशोषण, डायग्राम से समझे। अधिशोषण तो ये, इट इज एडजॉर्प्शन। अधिशोषण, एडजॉर्प्शन। ठीक है, दूसरा देखो, ये है अगर सतह पर नहीं होकर स्थूल में हो जाता है कोई भी परिघटना तो उसे बोलते हैं अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। और एक होता है अधिशोषण और अवशोषण दोनों अगर एक साथ हो, अधिशोषण एवं अवशोषण एक साथ हो तो इसे बोलते हैं सॉर्प्शन, शोषण। क्या बोलते हैं? शोषण, सॉर्प्शन। ये 3 डेफिनेशन है, अधिशोषण, अवशोषण एंड सॉर्प्शन। बात क्लियर? अगर ओनली फॉर सरफेस पे होता है तो बोलते हैं अधिशोषण। सरफेस पे नहीं होके बल्क में किसी पदार्थ की सतह कोई पदार्थ जाके जमा हो जाता है तो उसे बोलते हैं अवशोषण। और दोनों जगह पे होता है तो उसे क्या बोलते हैं? सॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है बात? चले अब देखिए आगे बात सुने। अब एक होता है डिजॉर्प्शन, विशोषण। ये क्या होता है? डिजॉर्प्शन। अभी इनमें डिफरेंस लिखाएंगे। एक होता है डिजॉर्प्शन, विशोषण। विशोषण क्या होता है? अधिशोषण का जस्ट उल्टा। अधिशोषण का उल्टा बोले तो किसी पदार्थ की सतह से, किसी पदार्थ की सतह से या किसी अधिशोषक की सतह से, किसी अधिशोषक की सतह से अधिशोषीय पदार्थ का हटना, अधिशोषीय पदार्थ का हटना विशोषण कहलाता है। क्या कहलाएगा? विशोषण कहलाता है। किसी अधिशोषक की सतह से अधिशोषीय पदार्थ का हटना क्या कहलाएगा? विशोषण कहलाता है। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सॉर्प्शन क्या होता है और डिजॉर्प्शन क्या होता है, ये सारी बातें समझ में आ गई। छोटी छोटी डेफिनेशन है, वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो सब डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, चलो आगे चले। आगे बात करते हैं एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है, अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर क्या है। अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर क्या है वो अपन देखते हैं। देखिए इधर मैंने लिखा अधिशोषण, छोटे छोटे डिफरेंस के पॉइंट लिखा रहा हूं, अधिशोषण, और इधर लिखते हैं अपन अवशोषण। अधिशोषण जो है वो सरफेस फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना है, पृष्ठीय परिघटना है। और ये कैसी है?
स्थूल परिघटना है, बल्क फिनोमेना है। ठीक है बात। सेकंड नंबर अगर अपन बोले तो इसमें पृष्ठ पर सांद्रता अधिक होती है, पृष्ठ पर सांद्रता अधिक होती है। इसमें एक समान सांद्रता होती है, पृष्ठ पर अंदर एक समान सांद्रता होती है। इसकी स्टार्टिंग में रेट ज्यादा होती है, फिर रेट क्या होती जाती है, धीमी होती जाती है, दर मंद होती जाती है। ये एक समान रेट से चलता है, एक समान दर होती है इसके अंदर। ठीक है, एक समान दर रहेगी। ठीक है, ये जो है स्लो प्रोसेस है, धीमा प्रक्रम है, और ये कैसा है, फास्ट प्रोसेस है। ये मेन डिफरेंस है अधिशोषण और अवशोषण में। अधिशोषण और अवशोषण में मेन ये चार डिफरेंस है। मैं एक सबसे बेस्ट एग्जांपल लेता हूं जो इनमें डिफरेंस करता है। अगर मैं आर्द्र वायु लिया, इसको अगर सिलिका जेल से अगर पास करवाता हूं, किससे पास करवाता हूं, सिलिका जेल से, तो अधिशोषण करता है। और यही अगर मैं आर्द्र वायु लेता हूं और इसको निर्जल CaCl2 से पास करवाता हूं, निर्जल CaCl2 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, वायु को अवशोषित कर लेता है, जल को अवशोषित कर लेता है, तो ये क्या करेगा, अवशोषण करेगा। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आर्द्र वायु को सिलिका जेल से पास करवाते हैं तो अधिशोषण होता है, और एनहाइड्रस CaCl2 से पास करवाते हैं तो क्या होता है, अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। बात क्लियर है? चले आगे। अब अपन बात करते हैं मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म की क्रियाविधि की, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। अधिशोषण की क्रियाविधि, सुने बात को। जब भी अधिशोषण होता है, पहला पॉइंट, जब भी अधिशोषण होता है, सुनना बात को, अधिशोषण होगा तो पृष्ठ पर जो अणु होते हैं उनकी ऊर्जा पहले अधिक थी, वो अगर किसी फोर्स के थ्रू नए, सुनना बात को, वो अगर किसी फोर्स के थ्रू नए मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है तो एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है तो एनर्जी क्या होती है, बाहर निकलती है। उस बाहर निकलने वाली ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। तो इसका मतलब जब भी अधिशोषण होगा तो नया आकर्षण का बल बनेगा, आकर्षण का बल बनता है तो ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है। इसका मतलब निकाय की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। निकाय की ऊर्जा कम होती है, उष्माक्षेपी प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है, उष्माक्षेपी प्रक्रम है। अधिशोषण प्रक्रम, अधिशोषण में प्रक्रिया में पृष्ठीय ऊर्जा में कमी होती है, अर्थात अधिशोषण हमेशा, चाहे कैसा भी अधिशोषण हो, अधिशोषण हमेशा उष्माक्षेपी प्रक्रम है, ये ध्यान रखें। इसका मतलब डेल्टा H नेगेटिव, ये लो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब कोई गैस धातु की सतह पर अधिशोषित होती है, जब कोई गैस धातु की सतह पर अधिशोषित होती है तो उसकी यादृच्छिकता में कमी होगी। यादृच्छिकता का मतलब बोले तो एंट्रोपी में, क्योंकि पहले गैस जो है वो क्या कर रही थी, मूवमेंट कर रही थी। अब गैस धातु की सतह पर आकर अधिशोषित हो गई तो उसकी पोजीशन क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब गैस धातु की सतह पर अधिशोषित होती है तो यादृच्छिकता में कमी होती है, यादृच्छिकता में कमी होती है। अगर यादृच्छिकता में कमी होती है तो डेल्टा एस भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब अपन को मालूम है कि डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये होता है। ठीक है, अगर ये रहेगा
तो ये डेल्टा एच नेगेटिव है, माइनस ये माइनस है। तो अगर प्रक्रम स्वतः हो, प्रक्रम स्वतः हो, तो इसका मतलब तो ये हो गया डेल्टा एच का जो मोड होना चाहिए वो मोड ऑफ द टी डेल्टा एच से क्या होना चाहिए, ज्यादा। डेल्टा एच जो होना चाहिए वो टी डेल्टा एच से क्या होना चाहिए, बड़ा। ये 20 है तो इसकी वैल्यू 10 होनी चाहिए, तो ये नेगेटिव में 20 हो जाएगा, ये नेगेटिव में 10 होगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, प्लस 10 और माइनस 20, ओवरऑल क्या रहेगा, माइनस का 10। तो अगर प्रक्रम स्वतः हो तो मोड ऑफ द डेल्टा एच क्या होना चाहिए, टी डेल्टा एच से ज्यादा होना चाहिए। जैसे जैसे, सुने बात को, जैसे जैसे अधिशोषण बढ़ता है, अधिशोषण बढ़ता है तो डेल्टा एच का मान कम ऋणात्मक होता है, कम ऋणात्मक होता जाता है, कम ऋणात्मक होता जाएगा तो डेल्टा एच किसके बराबर आने लग जाएगा, टी डेल्टा एच के। और इस कंडीशन पे क्या होने लग जाएगा, साम्य। डेल्टा जी कितना हो जाएगा, 0। क्यों मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे जैसे अधिशोषण बढ़ेगा तो ये प्रोसेस क्या होता जाता है, दर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अधिशोषण की मात्रा अगर कम होती जाएगी तो डेल्टा एच का मान कम होता जाएगा, और ये कंडीशन ऐसी आएगी जब डेल्टा एच इसके बराबर हो जाएगा, टी डेल्टा एच के बराबर हो जाएगा, और डेल्टा एच टी डेल्टा एच के बराबर हो जाएगा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, डेल्टा जी बराबर 0, और उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, साम्य आ गया। तो आपको तो अधिशोषण में ये ध्यान रखना है मैकेनिज्म में कि अधिशोषण में हमेशा पृष्ठीय ऊर्जा में कमी होती है, इसका मतलब अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। एंट्रोपी में कमी होगी, स्वतः प्रक्रम होना चाहिए, तो डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एच से ज्यादा होना चाहिए। जैसे जैसे अधिशोषण आगे बढ़ेगा डेल्टा एच का मान ऋणात्मक कम होता जाएगा, तो डेल्टा एच और टी डेल्टा एच बराबर हो जाएगा, और उसी कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, साम्य बोलेंगे। ठीक है, चलो आगे चल, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, अधिशोषण के प्रकार। टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, अधिशोषण के प्रकार। दो टाइप का अधिशोषण होता है, दो टाइप का अधिशोषण होता है। एक तो होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और एक होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन। रासायनिक अधिशोषण और एक होता है भौतिक अधिशोषण। क्या मतलब होता है भौतिक, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन? सुने बात को, अगर कोई एड्जॉर्प्शन में अधिशोषक एवं अधिशोष्य के मध्य किसी स्पेशल टाइप का बॉन्ड नहीं बनता है तो बोलते हैं उसे फिजिकल एड्जॉर्प्शन। कोई भी स्पेशल टाइप का बॉन्ड नहीं बनेगा तो इसका मतलब वॉन्डरवॉल बल तो रहेगा ही रहेगा, कि वॉन्डरवॉल बल तो हमेशा कैसा है, यूनिवर्सल है, वो तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो अगर अधिशोषक एवं अधिशोष्य के मध्य वॉन्डरवॉल बल उपस्थित हो तो ऐसे अधिशोषण को फिजिकल बोलते हैं। और अगर अधिशोषक एवं अधिशोष्य के मध्य एक रासायनिक बंध हो, आयनिक बंध हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो उस टाइप के बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, उस टाइप के अधिशोषण को क्या बोलेंगे, केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो डेफिनेशन देख ले पहले, अधिशोषक एवं अधिशोषण, अधिशोष्य, अधिशोषक एवं अधिशोष्य के मध्य वॉन्डरवॉल बल उपस्थित हो, वॉन्डरवॉल बल उपस्थित हो तो उसे अपन बोलते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन। और इसमें अधिशोषक एवं अधिशोष्य के मध्य, अधिशोषक एवं अधिशोष्य के मध्य विशेष रासायनिक बंध उपस्थित हो, विशेष रासायनिक बंध उपस्थित हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे, केमिकल एड्जॉर्प्शन। डेफिनेशन समझ में आ गई। अब अपन लिखते हैं इनके डिफरेंस के पॉइंट। क्या लिखेंगे, डिफरेंस के पॉइंट, और फिर एग्जाम्पल वगैरह की बात करेंगे।
डिफरेंस के पॉइंट लिखते हैं, फिर अपन बात करते हैं आगे। हाँ देखो, भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में डिफरेंस, इधर लिख देता हूं भौतिक अधिशोषण बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में पॉइंट लिखते हुए चलेंगे, और इधर रासायनिक अधिशोषण में दो। पहला पॉइंट क्या है, ठीक है, पहला पॉइंट यह है अधिशोषक एवं अधिशोष्य के मध्य अधिशोषक एवं अधिशोष्य के मध्य वंडरवॉल बल पाया जाता है। ठीक है, वंडरवॉल बल या वंडरवॉल बंध पाया जाता है। और यहां पे लिखूंगा विशेष प्रकार का रासायनिक बंध पाया जाता है। एक स्पेशल टाइप का केमिकल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब जो भौतिक ये वंडरवॉल बंध तो हमेशा पाया जाएगा, जबकि ये तो एक फिक्स टेंडेंसी रहेगी। रासायनिक बंध तो तभी बनेगा जब उन दो परमाणुओं के मध्य जो है वो कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो है वो टेंडेंसी हो, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की, या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने की। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता है, विशिष्ट नहीं होता है, जबकि इसकी प्रकृति विशिष्ट होती है। इसकी प्रकृति कैसी होगी, स्पेसिफिक होगा। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट, भौतिक है तो भौतिक प्रक्रम उत्क्रमणीय होता है। ये कैसा होगा, अनुत्क्रमणीय होगा, इरिवर्सिबल होगा। फोर्थ नंबर अगर पॉइंट की बात करें, फोर्थ नंबर पॉइंट की, तो इसके अंदर जो है वो अधिशोषण की जो ऊष्मा होती है वो 20 से लेकर 40 किलो जूल पर मूल तक होती है, और इसमें 80 से लेकर 240 किलो जूल पर मूल तक होगी। फिफ्थ नंबर पॉइंट, ये जो है मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का निर्माण करता है, बहुआण्विक परत का निर्माण करता है, बहुआण्विक परत का निर्माण करते हैं, जबकि यूनिमॉलिक्यूलर लेयर का एकल आणविक परत का निर्माण करते हैं। ये एकल आणविक परत का निर्माण करेंगे, जबकि ये कैसे बहुआण्विक परत का निर्माण करते हैं। कैसे, ये समझना। जैसे सपोज करो ये अधिशोषक होता है, एड्जॉर्बेंट होता है, इस पे एड्जॉर्बेट ये आ गया, अधिशोषित हो गया। अब ये दूसरी लेयर होगी तो ऐसे कि वॉन्डरवॉल बल ही तो लग रहा है, तो एक विशेष प्रकार का बल तो है नहीं, केमिकल बॉन्ड तो है नहीं, तो रासायनिक बंध तो बन नहीं रहा है, तो बस ये एक लेयर टाइप बना लेगा, ये इस टाइप से। समझ में आ रहा है बात, बोलो। ये इस साइड से एक मल्टी मॉलिक्यूलर, और यहां पे जो होगा वो यूनिमॉलिक्यूलर। अब इनके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना है तो बस ये इस टाइप से एक ही लेयर बनाएगा, इससे आगे नहीं बनाएगा, बस ये ध्यान रहे। ठीक है, तो ये हो गया भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में डिफरेंस। अब अपन बात करते हैं अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। या इधर ही लिखते हैं, चलो
एक साथ हो जाएंगे सारे फैक्टर। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। पहला, अधिशोष्य की प्रकृति। अपन गैस के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। अधिशोष्य गैस की प्रकृति। मैं इसके अंदर सिंपल सी एक बात बोलूंगा कि वही गैस जो है वो अधिशोषण होता है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बनना चाहिए। तो अगर किसी गैस के अणु के मध्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब लिक्विफेक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसके अधिशोषित होने की प्रवृत्ति भी क्या रहेगी, ज्यादा होगी। तो मैं सीधा ऐसा बोलूंगा, अधिशोषण की जो मात्रा रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगी गैस अणुओं के मध्य आकर्षण बल के। या गैस के द्रवीकरण प्रवृत्ति के, या फिर उसके वंडरवॉल पैरामीटर ए के, या फिर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी के। अगर मेरे को ऐसा दे रखा है, अगर मेरे को ऐसा दे रखा है जैसे H2N2 और O2 जो है इनके द्रवीकरण की प्रवृत्ति न्यूनतम होती है, तो इनका अधिशोषण भी क्या होगा, मिनिमम होगा। ये स्टेट ऑफ मैटर में है, पढ़ते हैं अपन, ठीक है। अगर मेरे से ऐसा पूछ लिया जाए ऑर्डर ऑफ एड्जॉर्प्शन, अधिशोषण, अगर मेरे को ये दे रखा है CH4CO2 और अमोनिया दे रखा है, ठीक है, अगर CH4CO2 और अमोनिया दे रखा है, अगर ये दे रखे हैं, तो अपन इनका ऑर्डर लिख सकते हैं CH4 फिर CO2 और फिर क्या, अमोनिया, ये आएगा। इनर्ट गैस के लिए अगर अपन बात करें, अक्रिय गैसों के लिए, तो अक्रिय गैसों के लिए अधिशोषण का जो क्रम आता है ये रहेगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन। इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे रेडोन गैस सबसे ज्यादा अधिशोषित होती है, तो इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे अधिशोषण के सिद्धांत के आधार पर ही अक्रिय गैसों को क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। तो ये पहला फैक्टर हो गया। जिस गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होगा, या जिसके द्रवीकरण की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, या जिसका वॉन्डरवॉल पैरामीटर ए ज्यादा होगा, या जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी ज्यादा होगा, उस गैस की ठोस या द्रव की सतह पर अधिशोषण की प्रवृत्ति भी क्या होगी, अधिक होगी। सेकंड नंबर, अधिशोषक की प्रवृत्ति, अधिशोषक की प्रकृति। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। देखो, यदि अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर अधिक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, तो उस कंडीशन में अधिशोषण भी ज्यादा होगा। अधिशोषण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एक, अगर खुरदरी सतह है, खुरदरी सतह है, तो उस कंडीशन में भी अधिशोषण क्या होगा, ज्यादा। खुरदरी सतह है तो भी अधिशोषण ज्यादा, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है तो भी क्या होगा, अधिशोषण ज्यादा होगा। यही कारण है कि महीन चूर्ण पाउडर जो होते हैं,
महीन चूर्ण पाउडर जो होते हैं वो अच्छे अधिशोषक होते हैं, अच्छे अधिशोषक होते हैं। ठीक है बात, चले आगे। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, बिल्कुल बारीक पाउडर बना के लेते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं उससे क्या होता है, महीन चूर्ण पाउडर बनाने से पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अधिशोषण भी क्या होगा, बढ़ेगा। थर्ड नंबर, तापमान। अगर मैं बोलूं नियत दाब पर तापमान बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा घटेगी, अधिशोषण की मात्रा घटेगी। उसका सिंपल सा रीजन है, अधिशोषण प्रोसेस कैसा है, उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी में तापमान बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, पीछे। इसका मतलब अधिशोषण क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन मेरे पास दो टाइप के अधिशोषण है, इधर लिया x/m और इधर ले रहा हूं टेम्परेचर, x/m और इधर टेम्परेचर। ये x/m क्या है वो देख ले पहले तो एक साइड में, कि x/m क्या होता है। अधिशोषक की या अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान पर, अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान पर अधिशोषित होने वाले अधिशोष्य की मात्रा है। ठीक है, x अधिशोष्य की मात्रा है, m अधिशोषक की मात्रा है। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में तो ग्राफ ऐसा आएगा, ये भौतिक अधिशोषण के लिए बिल्कुल कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, अब रासायनिक अधिशोषण होता है तो उसके अंदर एक मैं पॉइंट लिखाना भूल गया था, भौतिक अधिशोषण में एक्टिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब आपको इसको सक्रिय करने की जरूरत है कुछ भी नहीं है, क्योंकि रासायनिक रिएक्शन तो हो नहीं रही। जबकि अगर रासायनिक रिएक्शन होती है तो उसे पहले क्या करना पड़ता है, एक्टिव करना पड़ता है, सक्रियण ऊर्जा देनी पड़ती है। तो अगर केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है तो पहले उसे क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेशन करना पड़ेगा, ऐसे एक्टिवेशन देना पड़ेगा। ये इस टाइप का ग्राफ आता है। तो यहां तक जो है, यहां पे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे टेम्परेचर बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है, ये रासायनिक अधिशोषण है। रासायनिक अधिशोषण में स्टार्टिंग में जो है वो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो x/m बढ़ता है। उसका रीजन क्या रहेगा, उसका रीजन ये रहेगा कि प्रारंभ में सक्रियण ऊर्जा देनी पड़ती है, एक्टिवेशन करना पड़ता है। अब यहां पे पहुंचा तो मैक्सिमम हो गया, उसके बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अधिशोषीय अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाएगी, अधिशोषीय अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वो क्या करने लग जाते हैं, प्लायन करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। प्लायन करने की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। आकर्षण का बल से ज्यादा पलायन करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी तो वापस मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा, विशोषण होने लग जाएगा। तो भौतिक अधिशोषण का ग्राफ ऐसा आएगा, रासायनिक अधिशोषण का ग्राफ ऐसा आएगा। रासायनिक अधिशोषण स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, उसका रीजन है कि रिएक्शन को आपको एक्टिव करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, रासायनिक अधिशोषण कम होता जाएगा। क्यों, कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो अधिशोषीय अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिससे उनकी प्लायन करने की प्रवृत्ति भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हो गए 3 फैक्टर। 4th नंबर फैक्टर के ऊपर बात करते हैं। 4th नंबर फैक्टर दाब। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले 4 नंबर फैक्टर में आता है दाब। ठीक है,
फोर्थ नंबर फैक्टर पे बात करते हैं दाब की। प्रेशर। सुने बात को, कुछ पॉइंट बता रहे हैं। अगर जनरली प्रेशर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल जो होगा वो अधिशोषक की सतह पर जाकर क्या होने लगेगा, चिपकने लगेगा। तो प्रेशर बढ़ाने पर नियत ताप पर P बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है, एवं एक निश्चित दाब पर अधिशोषण अधिकतम होता है। एक निश्चित दाब पर अधिशोषण क्या होता है, अधिकतम होता है। उसे संतृप्त दाब कहते हैं। ये अगर x/m है, इधर प्रेशर P बना रहे हो तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ये P सैचुरेटेड, ठीक है। दाब बढ़ाओगे तो अधिशोषण क्या होगा, बढ़ेगा। एक बात ध्यान रखें, अगर आपको कभी ऐसा दे रखा हो, ये x/m है, ठीक है, नियत दाब पे बना रहा हूं, ये P के साथ वेरिएशन है। ये मैंने 3 अलग अलग टेम्परेचर पे बनाए। इसका टेम्परेचर T1 रखा, इसका टेम्परेचर T2 रखा, इसका टेम्परेचर T3 रखा। मैं भौतिक अधिशोषण मानता हूं, अगर मैं भौतिक अधिशोषण मानूं और मेरे को चेक करना है कि T1, T2, T3 का ऑर्डर क्या आएगा, तापमान का क्रम क्या आएगा, तो सुनना बात को। मेरे को मालूम है टेम्परेचर बढ़ाने पर जो है वो अधिशोषण कम होता जाएगा। तो यहाँ पे अधिशोषण कम है, मैंने यहाँ पे एक फिक्स प्रेशर लिया। नियत दाब पर जो है वो तापमान बढ़ाने पर अधिशोषण कम होता है। यहाँ पर अधिशोषण कम है, इसका मतलब टेम्परेचर सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो T1 फिर T2 एंड फिर T3। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो आगे, चलो आगे बात करते हैं। हटा दिया जाए इसको। ये चारों फैक्टर हो गए। अगर आपको अधिशोषण पे प्रेशर का इफेक्ट देखना है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है तो प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। चले नेक्स्ट, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। फ्रेंडलिक ने जो है भौतिक अधिशोषण के लिए एक रिलेशन दिया था। भौतिक अधिशोषण के लिए एक रिलेशन दिया। उसने कहा x/m जो होता है वो होता है K p⁻1/n, ठीक है। 1/n की वैल्यू जो है उसने कहा 0 से लेके 1 तक होगी। अगर 1/n की वैल्यू 1 से लेके 0 तक की होगी तो n की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकती है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकती है, ठीक है। ये रिलेशन होता है। उसने कहा K कांस्टेंट है कोई, K क्या है, नियतांक है। उसने कहा अगर केस फर्स्ट न्यून दाब पर अगर बात करें, लो प्रेशर पर, एट लो प्रेशर, तो लो प्रेशर पे 1/n की वैल्यू जो होगी उसने कहा 1 होगी। 1/n की वैल्यू 1 होगी तो x/m जो होगा वो k इंटू पी हो जाएगा। इसका मतलब p की पावर फर्स्ट है, इसका मतलब कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, प्रथम कोटि अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। इसने कहा केस सेकंड लेते हैं, अगर हाई प्रेशर ले, उच्च दाब रखे,
एट हाई प्रेशर, तो उस समय बोला कि 1/m की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। 1/m की वैल्यू 0 होगी तो x/m इज इक्वल टू k p की पावर 0। प्रेशर की पावर 0 आया है, इसका मतलब कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई? 0 ऑर्डर रिएक्शन, ये हो जाएगा। और केस थर्ड, मध्यवर्ती दाब हो तो 1/m की जो वैल्यू होगी वो उस कंडीशन में 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से क्या होगा? कम होगा। 1 से कम होगा तो x/m इज इक्वल टू k p रेज टू द पावर 1/n आएगा। तो अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसा आएगा x/m का p के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है इसलिए समतापी बोलते हैं, ठीक है। ग्राफ ऐसा आएगा, स्टार्टिंग में लो प्रेशर रखा तो x/m इज इक्वल टू के पी, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का ग्राफ चलना चाहिए। ये x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। फिर ग्राफ में बेंड आने लगेगा एक्सपोनेंशियल का और फिर कांस्टेंट हो जाएगा ये इस टाइप से। तो ये हाई प्रेशर है तो x/m p रेज टू द पावर 0 और इस वाले पॉइंट पर x/m जो होगा वो p रेज टू द पावर 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसा ग्राफ आएगा। बात आई समझ में? एक और रिलेशन दे रखा है, और एक और रिलेशन दे रखा है। अगर जैसे सपोज करो मैं इसी वाली इक्वेशन को x/m इज इक्वल टू k p रेज टू द पावर 1/n है, इसका log ले लेता हूं। log x/m इज इक्वल टू log ऑफ द k प्लस 1/n log ऑफ द p हो जाएगा। मेरे से पूछे log x/m और log p का ग्राफ कैसा आएगा, तो ये हो गया x, ये हो गया y, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। mx प्लस सी का ग्राफ ऐसा होता है, ये अगर थीटा हो तो टेन थीटा स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, वो हो जाएगा 1/n। इंटरसेप्ट जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? log k को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? log k को, ठीक है बात। इसके बारे में ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रेनलिक, अधिशोषण, समतापी। चलो आगे, चलो आगे बात करते हैं। लैंगम्यूर समतापी या लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी, इसने केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए अपना एक रिलेशन दिया। केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए इसने एक अपना रिलेशन लिया। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? अगर आप हमसे पूछेगा तो रासायनिक अधिशोषण के लिए। रासायनिक अधिशोषण के लिए क्या रिलेशन दिया? x/m जो होता है वो a इंटू पी 1 प्लस बी इंटू पी होता है। बस आपको ये ध्यान रखना कि वो अपने सिलेबस में है नहीं ना, अभी आज तक अभी क्वेश्चन आया। एक ग्राफ ध्यान रख ले, ऐसा दे दे p/x/m वर्सेस p का ग्राफ पूछ लिया आपसे, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। तो देखो कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे देखना, ढंग से समझना। p/x/m, तो एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो, x/m इज इक्वल टू a इंटू पी अपॉन 1 प्लस बी इंटू पी। 1 प्लस बी इंटू पी अपॉन ए इज इक्वल टू पी अपॉन x/m, एक साथ आ गया पूरा, ठीक है। इसको अपॉन में डिवाइड कर दो, ये हो गया y, ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा c।
वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हो गया इसका स्लोप थीटा, तो टेन थीटा किसके बराबर आएगा बी बाई ए के, स्लोप इंटरसेप्ट किसके बराबर बनेगा वन बाई ए के, किसके बराबर बनेगा वन बाई ए के। ये सारी बात हो गई अपनी अधिशोषण से रिलेटेड। अधिशोषण की कुछ एप्लीकेशन लिख रखी है मॉड्यूल में से, आपको वो पढ़नी है। अधिशोषण की कुछ एप्लीकेशन लिख रखी है मॉड्यूल में से, उनको आपको पढ़ना है। अब मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ जो प्रीवियस ईयर वगैरह में आ रखे हैं अधिशोषण से रिलेटेड, उनके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है बात, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे, आपको मालूम चल जाएगा हाँ जो मैंने पॉइंट बताया है उनसे आपका काम तो चल जाएगा पूरा। ठीक है, चलो बात करते हैं, देखते हैं। जैसे मैं सबसे पहले स्टेज 4 की बात करूंगा। स्टेज 4, जिसे आपको ये आइडिया रहे कि हाँ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ कैसे रहे। स्टेज 4 पार्ट ए, स्टेज 4 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां पे बोला है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट दिया है फर्स्ट ए ऑप्शन, x बाई एम जो होता है वो फंक्शन ऑफ t होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। सही बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो x बाई एम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। चलो सही बात है। सेकंड नंबर, p जो होता है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है एट कांस्टेंट x बाई एम, ये भी सही है। प्रेशर और टेम्परेचर में आपस में रिलेशन होता है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, लेकिन कब, जब कांस्टेंट x बाई एम रखोगे। थर्ड, x बाई एम P इंटू टी, दोनों का एक साथ फंक्शन नहीं हो सकता, तो लास्ट यही गलत है। और x बाई एम जो है वो फंक्शन ऑफ प्रेशर है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी सही है। मैंने आपको बोला था अगर टेम्परेचर का फंक्शन देखना है तो P को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, प्रेशर का फंक्शन देखना है तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये आया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा बोला है कि अधिशोषण के लिए सही है, अधिशोषण के लिए सही स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है डेल्टा एस नेगेटिव होगा इसलिए डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए, गलत है। डेल्टा एस नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव और हाईली नेगेटिव होना चाहिए, सही बात है। बोला था डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट, डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, गलत है। डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है, डेल्टा एस पॉजिटिव है और डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए, गलत है। तो सीधा स्टेटमेंट बी बन गया। दो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है या नहीं, ठीक है। सिमिलर वे में नीट में क्वेश्चन आ चुका है 2016 में भी, क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि अधिशोषण से संबंधित कौन सा कैरेक्टर है। पहला स्टेटमेंट, डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस सभी ऋणात्मक होते हैं, राइट है पहला ही। डेल्टा जी एंड डेल्टा एच नेगेटिव बट डेल्टा एस पॉजिटिव, गलत है। मैकेनिज्म में लिखा रखा है डेल्टा जी एंड डेल्टा एस नेगेटिव लेकिन डेल्टा एच पॉजिटिव, गलत है। और डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, गलत है। ठीक है, ओके। ये तीन क्वेश्चन आ रखे हैं, तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने करवा दिए। चलो आगे, चले आगे बात करते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड नंबर, कौन सा भौतिक अधिशोषण से रिलेटेड, भौतिक अधिशोषण से रिलेटेड असत्य है। पहला स्टेटमेंट दे रखा, उच्च दाब पर अधिशोषक सतह पर बहुआण्विक सतह बन जाती है।
बहुआण्विक सतह बनती है। सही है ये तो भौतिक अधिशोषण में। सेकंड नंबर, डेल्टा एच जो होती है वो पॉजिटिव होती है, गलत है। असत्य पूछा है तो यही हो गया। वॉन्डरवॉल बल लगता है, बिल्कुल सही बात है, सही है। और लास्ट में बोला है कि अधिक सरलता से द्रवीभूत होने वाली गैसें सरलता से अधिशोषित होती है। अधिशोषण की प्रवृत्ति जो होती है द्रवीकरण की प्रवृत्ति के समानुपाती होती है, सही बात है ये भी। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा हो गया? सेकंड वाला। अपन से यही पूछा था, गलत बताओ कौन सा है, असत्य कौन सा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला फ्रेंडलिच अधिशोषण समतापी के अनुसार निम्न में से क्या सत्य है? तो x/m जो होता है, फर्स्ट ऑप्शन दिया x/m, ये x/m ये और x/m, और लास्ट दिया विभिन्न दाब के अन्योन्य परास के लिए उपरोक्त सभी सही है। तो सही है ना। जैसे जैसे ये जो है वो लो प्रेशर पे, ये जो है सॉरी सबसे हाई प्रेशर पे, ये सबसे लो प्रेशर पे, ये मॉडरेट प्रेशर पे, तो ऑल इज करेक्ट। बात आ रही समझ में? लिखाया हुआ है। चले आगे। चलो, जेई मेंस 2015 में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 5, समझना इसको, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया? एक फ्लास्क में 0.06 नॉर्मल, ये लो 0.6 नॉर्मल एसिडिक एसिड है, उसका 50 ml ले रखा है, उसका 50 ml है। 3 ग्राम सक्रिय चारकोल मिलाया, ये लो 3 ग्राम सक्रिय चारकोल मिलाया, ठीक है। 1 घंटे के पश्चात उसे छाना गया और प्रबलता जो है वो ये पाई गई। क्वेश्चन क्या पूछा गया? अधिशोषित एसिडिक अम्ल की मात्रा कोयले के प्रति ग्राम पर है। ऑप्शन क्या दिया? 42 मिलीग्राम, सेकंड 54 मिलीग्राम, थर्ड 18 मिलीग्राम और फोर्थ 36 मिलीग्राम, ऐसे ऑप्शन दिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आपको करना क्या है, 0.6 नॉर्मल एसिडिक एसिड है। सबसे पहले आपको एसिडिक एसिड का द्रव्यमान ज्ञात करना पहले। तो नॉर्मलता बोलो या मोलरता बोलो एक ही बात है। मोल कितने हो जाएंगे? 0.06 इंटू 50 इंटू 10⁻³ और एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 60। ये स्टार्टिंग में द्रव्यमान आ जाएगा। कितना द्रव्यमान आएगा? 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर दो, पावर 1 बच जाएगी। ये कितना हो गया? 30। 30 इंटू 6 180। 180 में 2 के बाद जीरो लगाना था तो 0 पॉइंट ये आएगा। सही बात है। या 180 मिलीग्राम ले लो आप, तो 180 मिलीग्राम ले लो, 180 मिलीग्राम ले लो, मिलीग्राम में ही पूछा जा रहा है। बाद में कितनी हो गई? या दूसरा तरीका भी बता सकता हूं। दूसरी बार में कितना हुआ? 0.042 इंटू 50 इंटू 60, तो ये मिलीग्राम में चाहिए तो ये हटा दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 30 इंटू 4.2, 42 इंटू 3 126 मिलीग्राम। तो कितनी मात्रा अधिशोषित हुई? 54। अधिशोषित मात्रा 54 मिलीग्राम हो गई, 54 मिलीग्राम। ये कोयले के कितने ग्राम पे है? 3 ग्राम पे, तो प्रति ग्राम कितनी हो जाएगी? 54 डिवाइड बाई 3, 18 मिलीग्राम। ये लो आंसर हो गया सी। आंसर क्या हो गया? सी। बात समझ में आई? सीधा एक तरीका ये भी हो सकता था, पहले 0.06 है, इस बार 0.042 है, इसका मतलब 0.018 अधिशोषित हो गई। 0.018 इंटू 50 इंटू 60 कर दे तो सीधे मिलीग्राम में आंसर आ जाता, माइनस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ में आई बात?
तो पहले कितनी मात्रा थी एसिडिक एसिड की वो चेक कर लो, फाइनल में कितनी थी, जो बचेगा वो अधिशोषित हो गई इसका मतलब। तो अपन से 3 ग्राम कोयले पर इतनी अधिशोषित हुई है, तो अपन से तो पूछा पर ग्राम पे कितनी अधिशोषित होगी। तो अपन क्या करेंगे, 3 ग्राम कोयले के द्वारा अधिशोषित होती है 54, तो 1 ग्राम कोयले के द्वारा कितनी मात्रा अधिशोषित होगी, 54 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, चले आगे और देखो क्वेश्चन। मैंने कहा ना आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है पार्ट बी का ही, log x बाई एम और log p के बीच में अगर अपन एक ग्राफ ड्रॉ करें तो अपन को मालूम है x बाई एम इज इक्वल टू के पी रेस टू दी पावर 1 बाई एन होता है। log x बाई एम इज इक्वल टू log k प्लस 1 बाई एन log p। ये ग्राफ बनेगा log x बाई एम और log p का, इंटरसेप्ट log k, स्लोप tan थीटा बराबर 1 बाई एन। इसमें बोला वन बाई एन ढाल के रूप में आता है, ढाल के रूप में 1 बाई एन आएगा, सही है। log 1 बाई एन अंतखंड के रूप में आता नहीं है, k और 1 बाई एन दोनों ही ढाल पद में आते हैं, नहीं 1 बाई एन अंतखंड के रूप में आता नहीं, 1 बाई एन जो है वो स्लोप के रूप में आएगा, ये सही है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें जेई मेंस 2019-20 में वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 आ रखा है, उसको देखिए आप, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है ये भी। log x बाई एम और p का ग्राफ दे रखा है, तो आपको इस टाइप का ग्राफ दिया है, log x बाई एम और log p दे रखा है, तो ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा। ये देखो ग्राफ ऐसा बना के दिया है। उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे बीच में ये वाली यूनिट रखी 2 यूनिट और ये रखी 4 यूनिट। ठीक है, बोला ये गैस का अधिशोषण फ्राइंडलिक अधिशोषण समताप वक्र का अनुसरण करता है, तो बोला कि P दाब पर अधिशोषण के m द्रव्यमान पर x द्रव्यमान, तो x बाई एम किसके समानुपाती होगा। अपन को मालूम है स्लोप क्या होती है, tan थीटा, y बाई एक्स, y कितना है 2, x कितना है 4, 1/2, तो 1 बाई एन की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, 1/2, तो n बराबर 2। अब अपन को मालूम है कि x बाई एम जो होता है वो ये होता है, तो x बाई एम इज इक्वल टू के पी रेस टू दी पावर 1/2, 1/2 फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले आगे। और देखो और कोई क्वेश्चन दे रखा है तो हाँ और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 22 ये दे रखा है, ये 4 गैस दे रखी है और इनके क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा है H2, CH4, CO2 और SO2। क्रिटिकल टेम्परेचर 33 केल्विन, 190, 304, 630। बोला गया है कौन सी गैस चारकोल की एक निश्चित मात्रा पर न्यूनतम अधिशोषण प्रदर्शित करेगी। अधिशोषण की मात्रा जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है क्रांतिक ताप, यही बोला, क्रांतिक ताप जिसका न्यूनतम होगा ये मिनिमम हो जाएगा और ये मैक्सिमम, बस बात खत्म। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन एक और आया हुआ, क्वेश्चन नंबर 25 में यहां पे 2 दे रखा है, यहां पे 3 यूनिट दे रखा, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, चले आगे। बाकी सारे क्वेश्चन इसी टाइप से हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से जो है ये अधिशोषण कंप्लीट हुआ। मैंने सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के आपको बता दिए किस टाइप से आए हुए हैं, वो सारे हो गए अपन से। देखो जो अपन ने पढ़ा उससे सब कुछ हो जाएगा। तो आपको जो पढ़ाया गया पॉइंट है, अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, फ्राइंडलिक अधिशोषण, समतापी वक्र और भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर याद रखना है बेसिकली। तो ठीक है, एक बार अच्छे से रिवाइज करें। नेक्स्ट क्लास में अपन कोलाइड स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? कोलाइड। तो बेटा पहले पढ़ के आए कोलाइड को थोड़ा बहुत, है ना। चलो यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।